हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फार्माकोलॉजी में स्टार्ट कर रखा है ड्रग एक्शन ऑन द जीआई सिस्टम, यानी कि ऐसे मेडिसिन जो किस पे ऊपर इफेक्ट करती हूँ, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती हूँ। तो इसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एक अलग ही टाइप का क्लासिफिकेशन जो रहने वाला है हमारे मेनली परगेटिव्स एंड द लैक्सेटिव्स। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोस जो थी हमने उसमें कंप्लीट किया था एंटी एमेटिक्स के बारे में, उसके पहले हमने एमेटिक्स के बारे में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है मेनली परगेटिव एंड लैक्सेटिव के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, किस वजह से यूज़ करते हैं, कहाँ इसके कौन कौन से डोज होगा, क्या रूट होने वाला है, क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं, क्या इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होने वाले हैं, और साथ में हम लास्ट में देखने वाले हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली परगेटिव्स होता क्या है। जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे हमने जो टॉपिक का नाम देखा है परगेटिव्स एंड द लैक्सेटिव्स, तो इसके बारे में देखते हैं। परगेटिव या परगेस में बी डिफाइन एज द दैट लूजन द बोवेल, जो हमारे बोवेल्स होते हैं, या फिर हम बात करें जो स्टूल होता है, यानी कि बॉडी का जो भी फीकल मटेरियल होता है, फीकल मटेरियल को लूज करने वाली ड्रग्स ही हमारे क्या कहलाती है, परगेस कहलाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कैथरेक्ट्स या फिर लैक्सेटिव्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, कैथरेक्ट्स भी बोलते हैं और साथ में हम इनको लैक्सेटिव भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी ड्रग कोज इवेक्युएशन ऑफ द बोवेल एंड फैसिलिटेट स्मूथ बोवेल एलिमिनेशन इन दोज हैविंग डेफिकेशन प्रॉब्लम। यह किसके रिगार्डिंग दी जाती है कि ऐसे पर्सन जिनको क्या होती है, डेफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो इजीली स्टूल पास आउट नहीं कर पाते, या उनमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, उन पेशेंट्स के अंदर हमें यूज़ करना होता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो कि बोवेल मूवमेंट, या फिर हम बात करें जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाए, एम्प्टी ना हो पाए, या एम्प्टी तो होती है लेकिन उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्मूथ बोवेल एलिमिनेशन के रिगार्डिंग जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वही हमारे क्या कहलाती है, परगेटिव्स कहलाते हैं या लैक्सेटिव्स कहलाते हैं। विद कंटिन्यूअस, एक इसमें लाइन हमने स्टार्टिंग में ऐड कर रखी है, विद कंटिन्यू यूज ऑफ परगेटिव द मसल्स ऑफ द बोवेल बिकम द फ्लेबी एंड डिपेंडेंसी ऑफ परगेटिव डेवलप। क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो परगेटिव्स को, तो जो हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, फ्लेबी हो जाती हैं, मतलब थोड़ी लूज देखने को मिलती हैं। और जो हमारी बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिपेंडेंट हो जाती है किसके ऊपर, परगेटिव्स के ऊपर। इट इज़ मोर डेंजरस टू यूज़ परगेटिव्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन। अगर हमें पता है कि किसी पर्सन को क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में आप क्या यूज़ मत करो, परगेटिव्स को। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा एक डेंजरस कंडीशन देखने को मिल सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं। बाकी अगर बेसिकली आपसे कोई पूछे कि परगेटिव्स क्या होते हैं, तो परगेटिव्स के बारे में हम यहाँ तक ही इसको इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं Bowel evacuation may be achieved using orally administered purges or by the use of enemas and the suppositories। क्या देखने को मिलता है हमें कि evacuation के रिगार्डिंग हम कैसे किस रूट से मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हम मेनली ओरली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हम एनिमा के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम सपोजिटरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनको हम क्या करें, ओरली रूट से एडमिनिस्ट्रेट करें, वो हमारे क्या कहलाने वाली हैं, नॉर्मली ओरली परगेटिव्स कहलाने वाले हैं। और कुछ ऐसे परगेटिव्स होते हैं जिनको हम किसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, एनिमा के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ सपोजिटरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एनिमा सपोजिटरी दोनों किस रूट से प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे एनल रूट से प्रोवाइड करने वाली मेडिसिन होती हैं। बात करते हैं हम एन आइडियल परगेटिव शुड बी। जो एक आइडियल परगेटिव होता है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द होल बॉडी, जिसका हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डज नॉट कॉज द स्टोमक क्रैम्प्स, स्टोमक में क्रैम्प्स अकर नहीं होने चाहिए। नो एडिक्टिव, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जिसकी हमारी बॉडी को हैबिट ना बने। डज नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन आफ्टर यूज।
रिगार्डिंग किसके यूज़ की जाती है? कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंशन के रिगार्डिंग तो यूज़ किया जाता है, लेकिन मेडिकेशन को यूज़ करने के बाद एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद क्या ना हो, डज नॉट कोज द कॉन्स्टिपेशन, ऐसा ना हो कि आप कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए तो यूज़ कर रहे हो और वो थोड़े टाइम बाद क्या करे कि आपकी बॉडी के अंदर ही कॉन्स्टिपेशन को अकर कर दे। समझ रहे हैं? तो मेडिसिन का हमें जो यूज़ करना है वो ऐसा यूज़ नहीं करना है कि स्टार्टिंग में तो किस अच्छा हमारा इफेक्ट दिखा रही है, लेकिन उसके बाद क्या कर जाए, उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगी, कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिल जाए। बात करते हैं कंपोजिशन की या टाइप्स की, तो हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इसमें मेनली हमें 4 कंपोजिशंस देखने को मिलती है। अब 4 कंपोजिशंस क्या होने वाली हैं हमारे? सबसे पहले हम बात करते हैं बल्क परगेज, मतलब देट आर हाई रेजिड्यू फूड, एग्जाम्पल ब्रेन एंड द स्पेगुला ह्यूक्स, स्पेगुला ह्यूक्स एंड द, और हम वही बात करें इसका अनदर नेम जो रहने वाला है वो रहने वाला आइसोजेल होता है। ठीक है, बल्क परगेज में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कि हाई अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है हमारी बॉडी से पास आउट कराने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल होने वाला है इसके स्पेगुला ह्यूक्स। देन हम बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर। ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर ऐसे मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं कि स्टूल को सॉफ्ट बना देती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है उनके अंदर क्या हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं किसी टाइप का कोई लुब्रिकेंट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है स्टूल इजीली पास आउट हो जाता है। जो भी फीकल मटेरियल होता है वो इंटेस्टाइन से पास आउट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल जो होने वाला होता है वो हमारे क्या होने वाला है, डस्कोसेट सोडियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मोटिक परगेज की। इनका क्या एग्जांपल रहने वाला है हमारे मैग्नीशियम सल्फेट एंड द लैक्टोलोज सिरप। ये लैक्टोलोज नाम आपने कई बार सुना होगा कि लैक्टोलोज इस सिरप फॉर्म में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिमुलेंट परगेज की। यह हमारे रहने वाली है जैसे कि बिस्कोडाइल। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है हमारे एंथ्राकेन्स। क्लियर। बात करते हैं हम एक्शन मैकेनिज्म की, तो एक्शन मैकेनिज्म क्या होने वाली है हमारी एग्जैक्टली, बल्क परगेज इंक्रीज द कंटेंट ऑफ द बोवेल एंड थस स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस। बल्क परगेज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज द कंटेंट ऑफ बोवेल, बोवेल के अंदर इंक्रीज कर देते हैं मटेरियल को। ठीक है, अब अगर मटेरियल इंक्रीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि वो स्टिमुलेट करता है, किस चीज को स्टिमुलेट करता है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट कर देता है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, द इमोलिएंट्स भी क्या होते हैं, एक टाइप के स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। परगेज एट द पासेज ऑफ द फीकल मटेरियल बाय देयर लुब्रिकेटिंग एक्शंस। क्या देखने को मिलता है कि ये जो भी फीकल मटेरियल होता है उनको क्या कर देता है बेटा, लुब्रिकेट कर देता है। अब जो अगर फीकल मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, तो क्या होंगे स्टूल इसीलिए क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। द ऑस्मोटिक परगेज प्रमोट द पेरिस्टाल्सिस। जो ऑस्मोटिक परगेज होते हैं या फिर बात करें हम जो ऑस्मोटिक परगेटिव्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्रमोट करते हैं या इंक्रीज कर देते हैं किस चीज को, पेरिस्टाल्सिस को, बाय ड्रॉविंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन एंड डिस्टेंडिंग द बोवेल। क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर देते हैं, वाटर को और ज़्यादा रिटेन करने लग जाते हैं, जिससे क्या देखने को मिलता है हमें कि इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है वो हमें थोड़ा डिस्टेंट देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है फूड इजीली आगे बढ़ पाता है और बॉडी से पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टिमुलेंट परगेज इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस। जो स्टिमुलेंट परगेट होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट को, एंड थस द इंटेस्टाइनल कंटेंट पास मोर रैपिडली थ्रू द बोवेल एंड रिमेन मोर फ्लूइड। क्या देखने को मिलता है कि ये भी और अधिक अमाउंट में क्या करने लग जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है जो भी फ्लूइड होता है वो बोवेल में रिमेन रुका रहता है। इसके साथ साथ इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म मिक्स होके उनको सॉफ्ट किया जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं डोजेज की कि क्या डोज रहने वाली है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बल्क फॉर्मिंग की, तो इसको यूज़ कैसे किया जाता है बच्चों, इसको यूज़ किया जाता है 1 to 2 टेबल टी स्पून इन वाटर। क्या होता है 1 to 2 टी स्पून इन वाटर। अब TSP का मतलब क्या होता है,
टी स्पून, ठीक है, इन वाटर। अब बात करें 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कि 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं, तो बेसिकली तो जब हम बात करते हैं फंडामेंटल में कि कितना होता है बेटाओं 5 ml, कितना होता है 5 ml। अगर कोई एग्जिट पूछे तो एग्जिट कितना होता है 4.92 ml, ठीक है। यानी कि 5 ml हमें क्या यूज करना होता है, बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स को यूज करना होता है। सोल आउट इमिडिएटली, यानी कि हम उसको जल्दी से निकल लेंगे 1-2 टाइम्स डेली विद मील्स और मिल्क। कब, खाना खाने के जस्ट बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर की। क्लियर, किसकी बात करते हैं हम, स्टूल सॉफ्टनर की। ड्यूकोसेट सोडियम अमाउंट कितना यूज करना है, कितनी डोज यूज करनी है 50 to 500 mg डेली इन डिवाइडेड डोज। कितना यूज करना है बेटाओं 50 से 500 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और बात करें लिक्विड पैराफिन की तो कितना यूज करते हैं 15 to 30 ml पर डे, इसको अपन को यूज करना होता है। बात करते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स की, तो कितना अमाउंट कैसे लेना होता है, जो बिस्कोडाइल होता है बस्कोडाइल 5 to 15 mg एट द बेड टाइम। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिनोफेलेथानाइन की। अगर हम बात करते हैं तो वह हमें क्या देखने को मिलता है 60 to 130 mg एट द बेड टाइम, इसको यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स की, तो ये कितना यूज करना होता है हमें 4 to 10 mg, या फिर हम बात करें अगर लिक्विड की तो 30 to 50 ml थ्राइस डेली हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका रूट क्या रहने वाला है, तो एग्जैक्टली रूट क्या रहने वाला होता है कि अगर हम टैबलेट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इसको हम जर्नली ओरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं हम, ओरली यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और हम ओरली रूट से सिरप को यूज कर सकते हैं, एंड पाउडर फॉर्म में जो भी हमारे लैक्सेटिव आते हैं, जो परगेटिव आते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एनिमा, जो सपोजिटरीज होते हैं इनको हम किस रूट से यूज करने वाले हैं, इनको हम यूज करने वाले हैं एनल रूट से। क्लियर। अब बात करते हैं हम इंडिकेशंस की कि कहाँ कहाँ पर हमें इन परगेटिव्स को यूज करना होता है या इन लैक्सेटिव्स को यूज करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर परगेशन इन प्रेग्नेंट वुमन ए टर्म दिस इंड्यूस द लेबर। ये किस में हेल्प करते हैं हमारे, जब भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है उसके लेबर को इंड्यूस करवाना है। लेबर को इंड्यूस कराने का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी बर्थ करवाना है, ठीक है। बर्थ को जल्दी करवाने के रिगार्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारे क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड लेबर कहलाता है। हम डिलिबरेटली करवाना चाह रहे हैं कि बेबी का बर्थ जल्दी हो। अब बेबी का बर्थ जल्दी करवाने के रिगार्डिंग भी आप क्या यूज कर सकते हो, परगेटिव्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन इंडिकेशन हमें जो देखने को मिलता है वो रहने वाला है हमारे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इरिटेबल कोलोन सिंड्रोम, क्या होता है, इरिटेबल कोलोन सिंड्रोम वाली कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो बार बार किसको कोज करते हो, इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कोज करते हो, इनको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबल कोलोन सिंड्रोम बोलते हैं, जिनमें हमें परसिस्टेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है हैबिचुअल जीरियाट्रिक्स। हैबिचुअल जीरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल जीरियाट्रिक्स यानी कि एक एज के साथ, ठीक है ना, एक उम्र के साथ क्या हो जाती है कि एक हैबिट बन जाती है कि यार जब तक मैं किसी टाइप का कोई लैक्सेटिव यूज नहीं करूंगा तब तक मैं स्टूल पास आउट नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सन को परगेटिव्स फिर एडमिनिस्ट्रेट करने लग जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है। हम बात करें किसी फीमेल के अंदर हमें देखने को मिल सकता है या फिर बच्चों के अंदर भी है तो भी हम इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम वही बात करें पीडियाट्रिक्स की, अगर हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की तो इसके भी एक एज ग्रुप होता है स्पेसिफिक, जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं कि हाँ हम इस एज से कम में यूज नहीं कर सकते।
वहीं हम बात करते हैं इसके और क्या हमारे इंडिकेशंस रहने वाले हैं। रिसेंट एमआई मायोकार्ड इन्फेक्शन की कंडीशन थी, सीवियर हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल हर्निया वाली कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, पाइल्स फिशर में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशंस जिनके वजह से क्या हो कि अगर इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा प्रेशर अराइज होता हो ड्यूरिंग द डेफिकेशन, ठीक। या फिर हम बात करें कि जो भी हमारे एनल केनाल है वहां के एरिया पे अगर मान लो ज्यादा प्रेशर अराइज हो रहा है और उसके वजह से कोई प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग भी हम क्या यूज कर सकते हैं, परगेटिव यूज कर सकते हैं, ताकि क्या हो इजीली डेफिकेशन हो सके। बेड रिडन पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता हो, बेड रिडन हो, उसके रिगार्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं। हेमरोइडल कॉम्प्लेंट, पेशेंट किस कंडीशन का है, हेमरोइड की कंडीशन का है। पोर्टल सिस्टेमिक एनसिफेलोपैथी, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, एनसिफेलोपैथी देखने को मिल रही है पोर्टल सिस्टेमिक सिस्टम की वजह से। क्रोनिक और हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से क्या बना हुआ है, पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन ऑपरेशन वगैरह की, उसके बाद भी हम क्या यूज कर सकते हैं, इस टाइप के जो परगेटिव्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। वहीं हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे क्या रहने वाले हैं। ऑर्गेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर क्या हुआ है, अब समझना चीजों को, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नोट बी यूज अंडर द 3 years, क्या हुआ, हम कब यूज नहीं करेंगे, जब कोई बच्चे की एज, मतलब जो यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी होती है, टोडलर वाली कंडीशन होती है ना, 1 to 3 year एज ग्रुप होता है टोडलर वाला, मतलब टोडलर से अगर कम एज है तो आप इसको यूज मत करो। एक्यूट सर्जिकल एब्डोमन, एब्डोमन की क्या हुई है, कोई सर्जरी जस्ट होके ही निपटी है, तब आप इनको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, समझना, यानी कि स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो भी आप इसको यूज नहीं कर सकते, मतलब जो मसल्स में क्या है, स्पास प्रेजेंट स्टेपिक कंडीशन है। स्पास्टिक कंडीशन होने की वजह से क्या होगा कि उनके ऊपर प्रेशर अराइज होगा अगर आप इस टाइप की मेडिसिन यूज करोगे तो। वहीं हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, लैक्टेशन की कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन होती है गैलेक्टोसीमिया, ठीक है, गैलेक्टोसीमिया वाली कंडीशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते। गैलेक्टोसीमिया क्या होती है, एक टाइप की रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्या देखने को मिलता है हमें, रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मिल्क शुगर होती है, ठीक है, मिल्क शुगर क्या होती है, हमारे गैलेक्टोज, उस गैलेक्टोज का प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं हो पाता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेनली गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बेबी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है हमें कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्या चीज, परगेटिव्स या लेग्जेटिव क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट ऑन लो गैलेक्टोज डाइट, पेशेंट किसके ऊपर है, अगर लो गैलेक्टोज डाइट के ऊपर है तो भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। डाइसैकेराइड्स डेफिशिएंसी, अब बॉडी के अंदर तो डाइसैकेराइड की डेफिशिएंसी है तो भी आप इनको यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज बचा हुआ है जो प्रेजेंट है वो भी क्या हो सकता है, इनकी वजह से बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट होता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव कॉमन टाइप का एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो जो भी किसी भी टाइप के अगर पर्सन को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है तो भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। सीवियर हिपेटिक इम्पेयरमेंट, ठीक है, लीवर में अगर कोई आपके सीवियर प्रॉब्लम अगर हो चुकी है या प्रॉब्लम है तो उस टाइम भी आप क्या नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते। एब्डोमिनल एडहेंशंस, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, एब्डोमिनल एडहेशन। अब जो एब्डोमिनल एडहेशंस का मतलब हमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रस बोन्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें फाइब्रस बेंड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, किस वजह से देखने को मिलता है, स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन होने की वजह से। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, है ना, जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं वो अटैच हो जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं, किससे हो जाते हैं, एब्डोमिनल वॉल से। एब्डोमिनल वॉल से जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो कैसे हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, एब्डोमिनल एडहेशंस की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, कि
किस चीज के साथ मिलके या कौन सी ड्रग के साथ ये काफी अच्छा अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं। भारत में क्या देखने को मिलता है मेनली कि जो डाइक्टोसोडियम सल्फोसक्सिनेट होती है, ठीक है, डाइक्टोल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, यह जो मेडिसिन होती है ये क्या कर देती है, इन्हेंस कर देती है एब्जॉर्प्शन किसका, लैक्सेटिव का। अदरवाइज क्लिनिकली नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा और किसी ड्रग का अभी तक कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि हाँ ये कुछ बॉडी के अंदर अफेक्ट करती है या फिर इसका कोई इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है किसी मेडिसिन के साथ देने से। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं अब साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं हमें, क्रैम्प्स एंड द एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, नोजिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, पेरी एनल इरिटेशन देखने को मिल सकती है, यानी कि एनल एरिया के आसपास क्या देखने को मिल सकती है, इरिटेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है ब्लॉकेज के वजह से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साइड इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं कि जिस यूज के लिए किया जा रहा है वो यूज तो नहीं हो रहा, उसका हमें क्या देखना, साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंडीशन से तो प्रिवेंट करना चाह रहे थे हम कॉन्स्टिपेशन वगैरह से, लेकिन उसके साथ साथ अब हमें और क्या देखने को मिला, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, एनल डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय द सपोजिटरी लीकेज। अगर आपने किसी टाइप की कोई सपोजिटरी यूज की है, ठीक है, अब किस रूट से करेंगे अपन, एनल रूट से करेंगे, तो अगर मान लो उसका क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या कई सारे कई टाइप के कोई केमिकल्स देखने को मिलते हैं हमें, जो सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक इन नेचर के हो सकते हैं, मेनली बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर की वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, वहां पे एनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें रेगुलर यूजेस, रेगुलर यूजेस कितना, 4 to 12 मंथ, causes the कोलियोनिक एटोनी एंड म्यूकोजल पिगमेंटेशन, यह इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ललम। समझना चीज को, अगर कोई लॉन्ग टाइम तक यूज करे, लॉन्ग टाइम कितना, 4 to 12 मंथ, इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, कोलोनिक एटोनी देखने को मिलेगी, यानी कि जो कोलोन है, कोलोन मतलब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की टोन कैसी हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है, टोन खत्म हो जाएगी। अब अगर टोन खत्म हो गया तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, एटोनी की। और इसके साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, म्यूकोजल पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेलेनिसिस बोल देते हैं। और साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं हमें, डिजीनेस देखने को मिलेगा, माइग्रेन देखने को मिल सकता है, बैक पेन, हेडेक, वीकनेस देखने को मिल सकती है, बिटर टेस्ट देखने को मिल सकता है, फिक्स्ड ड्रग इरप्शन देखने को मिल सकता है। यह एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कि अगर किसी मेडिसिन का लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक यूज किया जाए तो उसका क्या होता है, स्पेसिफिक स्किन के एरिया के ऊपर रेड रेड पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि वहां से स्किन क्या हो जाती है, हटने लग जाती है, छिलने लग जाती है। ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, फिक्स्ड ड्रग इरप्शन कहलाती है। बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, तो इसमें मेनली हमें क्या देखने को मिलता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाए, ठीक। लास्ट पॉइंट होने वाला है हमारे नर्सिंग केयर। अब नर्सिंग केयर में हमें क्या करना होता है, असेस द बोवेल एलिमिनेशन हैबिट, असेस करो आप बोवेल एलिमिनेशन हैबिट को। एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट ईटिंग अ डाइट विद प्लेंटी ऑफ फाइबर एंड गेटिंग एक्सरसाइज आर हेल्पफुल एडिशन टू द टेकिंग लैक्सेटिव। पेशेंट की क्या करो आप, पेशेंट को आप एनकरेज करो, ठीक है, आप उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो, किस चीज के रिगार्डिंग कि यार आप क्या लो, ईटिंग करो, आप क्या करो, ईटिंग करो, हेल्दी डाइट लो, प्लेंटी ऑफ फाइबर लो, फाइबर्स डाइट लो, यानी कि रेग्यूस वगैरह आप ज़्यादा यूज़ करो, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके किसके साथ, जब आप लैक्सेटिव को यूज़ करते हो। नेवर गिव परगेज टू पेशेंट विद अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, तो जब तक आप उस चीज को क्या नहीं कर लो, डायग्नोस ना कर लो, ठीक है, बिना डायग्नोस किए कभी भी आपको परगेटिव या लैक्सेटिव को यूज
नहीं करना होता है, ठीक है। बल्क परगेज दैट स्वेल इन वाटर मस्ट बी मिक्स विद द वाटर बिफोर ओरल यूज। क्या करना होता है, जितने भी टाइप के बल्क परगेटिव्स आते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, स्वेल करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब फूलने लग जाते हैं। तो आप इनको हमेशा कैसे यूज़ करो, पहले पानी में यूज़ करो, उसके बाद ही आप क्या करो, इसको ओरली यूज़ करो। पानी के अंदर डिजोल्व करो, डिजोल्व करने के बाद आप इसको यूज़ करो। पावरफुल स्टिमुलेंट परगेज शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में जितने भी टाइप के पावरफुल परगेटिव्स होते हैं, पावरफुल जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। Saline purges such as the magnesium sulfate should be taken on an empty stomach। जो भी सलाइन नेचर के परगेटिव्स होते हैं, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, इनको मेनली कैसे यूज करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक यूज करना चाहिए। लिक्विड पैराफिन शुड बी स्टॉप्ड वंस अ रेगुलर पैटर्न ऑफ इवैक्यूएशन इज अचीव्ड। अगर आप लिक्विड पैराफिन यूज कर रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, कब, जब अगर आपके क्या हो चुका है, रेगुलर पैटर्न पे आपका इवैक्यूएशन क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। यानी कि अगर पेशेंट है नॉर्मल, उसके बोवल मूवमेंट हो रहे हैं, प्रॉपरली एलिमिनेशन हो रहा है, इवैक्यूएशन हो रहा है, जितने भी फिकल मटेरियल है, तो आप उसको फिर क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। जब भी किसी पेशेंट को परगेटिव या लेग्जेटिव यूज किया जाता है तो जो नर्स है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, मॉनिटर करे किस चीज का, इनटेक और आउटपुट चार्ट का। मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेग्जेटिव यूज इन दोस पेशेंट विद एनोरेक्सिया एंड वुल्मिया। पेशेंट के अंदर भी हमें क्या देखना है, असेस करना है या फ्रीक्वेंसी को नोट करना है, किस चीज की, लेग्जेटिव की, कब, अगर पेशेंट किस चीज का, एनोरेक्सिया या फिर वुल्मिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा, वुल्मिया नर्वोसा, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी होते हैं और इनको हम बोलते हैं मेनली ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। कंडीशंस कई होती हैं, पेशेंट ज़्यादा खा लेता है तो निकालने के लिए ट्राई करता है ना। आगे देखेंगे इनके बारे में भी हम। तो इस टाइप से भी हमें यूज़ करने होते हैं, ये मस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताया मैंने आपको ड्रग के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है कि कॉमन है, मैंने स्पेसिफिक बताया कि हाँ अगर आप परगेटिव या लेग्जेटिव यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंप्लीट किया परगेटिव एंड लेग्जेटिव के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।